जून 2026 को जो राम मंदिर के कुछ अधिकारी हैं वो एक शख्स को पकड़ते हैं और सीधे जो बड़े-बड़े वहाँ पर ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, जो ट्रस्टी बैठे होते हैं, उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि सर ये लड़का जो है जिसकी अभी-अभी हायरिंग हुई है, ये जो यहाँ पर कर्मचारी बनकर आया है, इसको हमने चोरी करते पकड़ा है। और जब पूछा जाता है तो उन्हें एक सीसीटीवी दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इस सीसीटीवी को आप देखिए, इसके अंदर आपको साफ तौर पे दिखेगा कि ये जो कर्मचारी है, ये जो लड़का है, बाकायदा काउंटिंग करते वक़्त जो भी चढ़ावे में है, उसमें से एक नोटों का जो बंडल है वो अपने पॉकेट के अंदर रखने की कोशिश कर रहा है और बड़े ही चालाकी से उसने वो बंडल अपनी पॉकेट में रख भी लिया और चोरी भी कर ली। अब जब ट्रस्टी जो लोग बैठे थे, जो बड़े लोग वहाँ पर बैठे थे, जब उन्होंने बाकायदा वो सीसीटीवी देखा, वो भी हैरान हो गए और उससे पूछताछ शुरू की गई। जब उस लड़के से पूछा गया कि सुन, तुम्हें 15 दिन आए हुए हैं, तुम्हें 15 दिन पहले हमने नौकरी पर रखा और उसके लिए तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो उस लड़के ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद हलचल मच गई। यूपी पुलिस को पहुंचना पड़ा, बड़े-बड़े अधिकारियों को राम मंदिर के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि जब उस लड़के ने खुलासा किया तो उसने सबसे पहले ये बोला कि सर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई और ऐसे लोग हैं और ये तो पहले से होता आ रहा है। मैं तो अभी आया हूँ, मैंने देखा है कई लोग ऐसा कर रहे थे और उन्हीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सारी चीज़ें चेक करवाइए, फिर से पड़ताल करवाइए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो लोग काउंटिंग कर रहे हैं, जो ये दान पेटी का सामान निकाल कर उसे चेक करते हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो चोरियां कर रहे हैं। अब ये सारी कहानी आने के बाद इंटरनल इंक्वायरी शुरू होती है और उसमें कई बड़े-बड़े लोग नपते हैं। वो कौन थे वो समझने से पहले आपको एक तरीका जानना होगा कि आखिर राम मंदिर में किस तरीके से जो दान में सामान दिया जाता है, जो दान पेटी के अंदर सामान होता है, उसकी काउंटिंग कैसे होती है और कैसे उसकी निगरानी होती है। क्या इतना ही आसान है उसको चोरी कर लेना? तो देखिए, ये जो आप प्रभु राम की मूर्ति देख रहे हैं, जो गर्भगृह है, उसके बाहर कई दान पेटियाँ लगी हुई हैं और यहीं पर कहा जाता है कि जो दान पेटी से जितना भी सामान इकट्ठा होता है पूरे मंदिर से, उसे यहीं पर लाया जाता है गर्भगृह के सामने और यहाँ पर बाकायदा उनकी गिनती की जाती है और बही खाता मेंटेन किया जाता है। अब कहा क्या जाता है, टोटल आप यूँ समझिए 50 कर्मचारी उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो दान पेटी से जितना भी सामान आया है उसकी गिनती करते हैं और उसका बही खाता बनाते हैं। अब कैसे होता है, तो 3 कैटेगरी उसकी बांट दी गई हैं। सबसे पहले 24 एम्प्लॉय यानी कि 24 कर्मचारी जो हैं वो क्या करते हैं, दान पेटी से जो सामान निकल कर आया उनको वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, उनका बंडल बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 रुपये का नोट डाला, किसी ने 500 का डाला, किसी ने 50 का डाला, तो 10 के नोट अलग रखेंगे, 50 के अलग रखेंगे, 500 के अलग रखेंगे और सारी गड्डी बनती है। 500 की एक गड्डी बन गई, 10-10 रुपये की एक गड्डी बन गई, 200 रुपये की एक गड्डी बन गई। तो सबके अलग अलग बंडल बनाते हैं और फिर उन बंडल को एक जगह पर रखते चले जाते हैं। ये काम है उन 24 कर्मचारियों का, वो सारी चीज़ों को एक तरह से मैनेज करते हैं। अब जो कर्मचारी बंडल को कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग गड्डियां बना रहे हैं, उन कर्मचारी पर 12 एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो नज़र बनाकर रखते हैं। मतलब सोचिए, एक गर्भगृह के सामने की जो पूरा एरिया है वहाँ पर 24 कर्मचारी नीचे बैठे हैं, वो बाकायदा 10-10 की नोट ले रहे हैं, 50-50 की नोट ले रहे हैं, जो भी उनका बंडल है वो बना रहे हैं और 12 कर्मचारी जो हैं वो उन्हीं के आसपास खड़े हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। तो 12 कर्मचारी उन पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर खड़े किए जाते हैं और ऐसे में उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। कुछ लोग मान लीजिए 6-6 की कैटेगरी में बांट दिया कि 6 लोग इतने लोग को देख रहे हैं, 6 बाकी 12 लोग को देख रहे हैं। अब होता क्या है, इसके अलावा 14 कर्मचारी और हैं, उनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। होता क्या है कि जब बंडल इकट्ठा कर लिए गए तो उसमें से एक एसबीआई के कर्मचारी हैं और एक टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी के कर्मचारी हैं जो ऑडिट के लिए आते हैं और वो 14 कर्मचारी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब बाकायदा 24 कर्मचारी बंडल बना लेते हैं, 12 उनकी निगरानी कर रहे होते हैं और फिर वो जो 14 हैं वो बाकायदा ऑडिट करते हैं। वो देखते हैं कि ठीक है 50 की गड्डी है, इसमें कितने नोट हैं, इतने निकले, 100 में इतने निकले। तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पर लिखा है, जो बही खाता बनकर आए, क्या वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ तक की सारी कहानी हो जाती है और ये जितने भी एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो इस बंडल को गिन रहे हैं, जो दान पेटी से सामान निकला उसकी देखरेख कर रहे हैं, उनको दिया जाता है 14,500 रुपये का वेतन, यानी कि उनकी सैलरी इतनी थी। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या, जब वो एक कर्मचारी पकड़ा गया था सीसीटीवी में जिसने चोरी की थी नोटों के बंडल की, जब वो काउंटिंग करके रख रहा था तो उसने एक बंडल अपनी पॉकेट में डाल लिया था। जब उसने खुलासा किया कि कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं, कई लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें जब इंटरनल इंक्वायरी होती है, जब मंदिर के लोग इंटरनल से पूछताछ की जाती है, तो कई लोग नानुकुर करते हैं। लेकिन पता क्या चलता है कि जो 50 कर्मचारी काउंटिंग कर रहे थे
इनकी सैलरी तो सिर्फ 14,500 थी, यानी कि 14,500 इनकी सैलरी थी, लेकिन इनके आलीशान घर थे, इनके बंगले थे, इनकी प्रॉपर्टी थी, इनके पास महंगी महंगी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां थी। और तो और कई लोग तो ऐसे थे जो नया नया बिजनेस खोल रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई थी। यानी राम मंदिर आने से पहले कोई ऑटो चला रहा था, कोई मैकेनिक का काम कर रहा था, कोई कहीं पर जॉब कर रहा था, लेकिन जब राम मंदिर में उनकी एंट्री होती है, जब उनको सैलरी मिलती है, लेकिन सैलरी के बावजूद कुछ सालों बाद अचानक से उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उनके पास नए नए बिजनेस आते हैं, और ये सारी लाइफस्टाइल देख के लोगों को डाउट होना शुरू हुआ। और इसीलिए मंदिर में जब इंटरनल इंक्वायरी की गई तो कई लोगों के नाम सामने आए, जिसमें कई सारे बहुत बड़े नाम भी हैं। इसमें सबसे अहम नाम सामने आया टिन्नू यादव का। कहा जा रहा है कि एक नेता है गोपाल राव, उनका एक करीबी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है उन्होंने ही टिन्नू यादव को यहाँ पर जॉब पर रखा था। टिन्नू यादव एक तरह से माना जा रहा है कि ट्रस्टी जो ट्रस्ट चलता है राम मंदिर का, उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अब कहानी कैसे शुरू होती है, क्या पूरी ये कहानी, और कौन से वो लोग हैं जिनका नाम सामने आया, तो सबसे पहले नाम आता है चंपत राय का। चंपत राय जो है वो महासचिव हैं, वो बकायदा जो ट्रस्टी का ग्रुप है उसमें महासचिव का रोल निभाते हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनका बकायदा पूरा देखरेख का काम इन्हीं का था, कि मंदिर में किस तरह से क्या मैनेजमेंट हो रहा है, कितने लोग हायर हो गए, क्या सारी चीज़ें हैं, वो इनका देखरेख था। अब होता ये है कि जब चीज़ें निकल कर सामने आती है और कहा जाता है कि चोरी हो रही है, आपका एक एम्प्लॉय पकड़ा गया है, जब इंटरनल जो बड़े अधिकारी थे जब वही पूछताछ करते हैं, तो चंपत राय कहते हैं देखिए, हम जिस वक्त चढ़ावा चढ़ता है और जब उसकी काउंटिंग की जाती है उसके बाद बकायदा ऑडिट होती है, जो मैंने आपको समझाया था कि वो लोग चेक कर रहे थे, टीसीएस और जो एसबीआई के एम्प्लॉय थे वो खड़े होकर 14 कर्मचारी चेक कर रहे थे, तो उनका भी ये कहना था कि बकायदा ऑडिट की जाती है और ऐसे में ऑडिट में कोई गलती नहीं निकलती। इसलिए हो सकता है उस लड़के ने सिर्फ चोरी कर लिया और बाकी मेरे एम्प्लॉयज़ पर वो आरोप लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप यहाँ पर ऑडिट का खेल समझिए, होता क्या है कि मान लीजिए सारा चढ़ावा आया और चढ़ावा जो है एक जगह पर गिना जा रहा है। अब उस वक्त ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी ने 5-6 पेन चढ़ा दिए हैं जो कि चढ़ावे में निकले। अब उसको काउंटिंग करते वक्त उसने क्या किया कि 4 पेन तो उसने चढ़ावे में रख दिए, बाकी 2 जो हैं वो अपने पॉकेट में रख लिए। अब ऑडिट कब होता है, यानी कि बही खाता कब बनता है, तो दरअसल जो 4 पेन उन्होंने जिस पेन का बंडल बनाया या जिस जेवरात का बंडल बनाया या जिस नोटों की गड्डी का बंडल बनाया, सिर्फ वही वो पेन से उसमें डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, वही चीज़ लिखते हैं कि हमें 4 पेन मिले, हमें 4 इयरिंग मिले, इसमें 400 के 2 नोट मिले। अगर उसमें से एक नोट उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया है तो उसका जिक्र डॉक्यूमेंट में किया ही नहीं जाता, और वही डॉक्यूमेंट जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट जो बाकी लोग 25 कर्मचारी काउंटिंग कर रहे हैं वही उसको लिखते भी हैं और उसी को बाकी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, जो सीनियर अधिकारी हैं जो चेक करते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और जो सामने सामान होता है, वो दोनों मैच ही करते हैं, क्योंकि वो जो लिखते हैं उससे पहले ही वो चोरी कर चुके होते हैं, यानी कि अपने पास सामान रख लिया होता है और उसके बाद वो चेक करने के लिए देते हैं। तो ऐसे में जब ऑडिट होगा तो सारी चीज़ सही आएगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट पर लिखा गया है और जो सामान दान पेटी में मिला है वो तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि चोरी तो पहले ही कर ली गई है लिखने से पहले। और इसीलिए जो चंपत राय हैं उन्होंने बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम ऑडिट कराते हैं, राम मंदिर में हर लगातार ऑडिट होता है और ऐसे में ये गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे में कई लोगों ने चंपत राय पर सवाल उठाया और ये भी कहा कि चंपत राय जब राम मंदिर के महासचिव बने थे, ट्रस्ट उन्होंने ज्वाइन किया था, तब उनके पास इतनी कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन अचानक से उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसे आ गई, उनको वायु श्रेणी सुरक्षा कैसे मिल गई, लग्जरी वाहन में वो चल रहे हैं, बड़े मकान उनके पास हो गए और उनके पास यहाँ तक कि कमाई का कोई जरिया भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो इंटरनल इंक्वायरी में उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। इसके बाद अगला नाम आता है गोपाल राव का। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको एक तरह से जब ट्रस्ट बना था राम मंदिर का तो कुछ लोग को नियुक्त किया गया था, लेकिन गोपाल राव का नाम खुद से सजेस्ट किया गया था और कहा गया था कि जो भी हायरिंग होती है, भर्ती होती है, कोई मदद लेनी हो तो राम मंदिर में जितनी भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसके लिए गोपाल राव मदद करेंगे। अब यहाँ पर भी गोपाल राव से मदद मांगी गई। जब एक लड़के को पकड़ा गया चोरी करते हुए और जब उनके पास जाया गया और कहा गया कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, हमें पता लगा है कि चोरी हो रही थी, तो अब उस वक्त गोपाल राव जो है वो भी मामला दबाने की कोशिश करते हैं। उनसे कहा गया था कि सीसीटीवी चेक करवाइए। जब एक लड़का पकड़ा गया है तो हो सकता है अगर हम 3-4 महीने की, पिछले 5 महीने की सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो कई सारे ऐसे राज खुल कर आएंगे, लेकिन गोपाल राव ने उस वक्त सख्त मना कर दिया और सीसीटीवी की जांच पड़ताल नहीं कराई गई। और यहाँ पर भी जो बाकी कर्मी थे, जो सही थे, जिनको लगता था कि उसकी जांच होनी चाहिए, वो निराश हो जाते हैं और वो साफ तौर पे बोलते हैं कि इंटरनल इंक्वायरी में कुछ भी सामने नहीं आया। इसके अलावा एक और नाम आता है अनिल मिश्रा का। वो भी ट्रस्टी हैं, इस राम मंदिर के ट्रस्ट का हिस्सा है और कहा जा रहा है कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस मंदिर के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं, आप जिस पर हाथ रख दीजिए वो अनिल मिश्रा का
रिश्तेदार निकलेगा। मतलब कि जब उनको रखा गया था तो अलग-अलग भी हायरिंग कर सकते थे, वो अलग लोगों को भी रख सकते थे, लेकिन बाकायदा उनके ही रिश्तेदार यहाँ पर कर्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि अनिल मिश्रा को ज़िम्मेदारी क्या दी गई थी कि आपको फाइनेंस देखना है, मतलब कि जो दान पेटी में सामान आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो चढ़ावा चढ़ रहा है, किसी ने पेटीएम पर कितने लगाए, अकाउंट में कितने आए, तो ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट, यानी इसके जो अधिकारी हैं वो अनिल मिश्रा हैं और उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को हायर कर रखा है इन सारी चीज़ों में। और इसीलिए जब पूरी कहानी निकल कर आती है तो अनिल मिश्रा की भूमिका भी सामने आती है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये चंपत राय, गोपाल राव, इन सब के साथ मिलकर एक बड़ा खेल खेला जा रहा था। क्योंकि ये जो गोपाल राव हैं, जब आप इनकी भी एक कहानी जानेंगे, किस तरीके से इनके जो एक रिश्तेदार हैं बाकायदा बोरे में भर भर के पैसा कर्नाटक लेकर जा रहे थे, कैसे उन पर शक किया गया और कैसे कहानी खुलती है, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं किस तरह से ये एक चोरी को अंजाम दे रहे थे। अब ये इस पूरी कहानी सामने के आने के बाद जो इंटरनल लोग हैं उनकी बातें तो खुलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कौन है वो ऐसा शख्स जिसने इस चीज़ को शुरू कराया, तो उसका नाम है टिन्नू यादव। दरअसल चंपत राय के सहयोगी, और कहा जा रहा है कि कुछ सालों के अंदर 50 करोड़ की संपत्ति इसने जमा कर ली है। और इसका सही नाम अगर आप जानेंगे, असली नाम, तो राम शंकर यादव है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक ऑटो ड्राइवर था, पहले मोटरसाइकिल से चलता था और इसने हाल ही में जो स्वर्गद्वार है राम मंदिर के पास का, वहीं पर इसका पुश्तैनी मकान था, लेकिन उसी के आसपास इसने फिर से प्रॉपर्टी खरीदी है। इसने एक हॉस्टल बनाया 70 कमरों का और इसके कई रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं जो कई पार्टनरशिप पर हैं। तो इस पर जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो पता लग रहा था कि जो चोरी हो रही थी, जो सामान को जो भी दान पेटी में चढ़ रहा था, चाहे वो हीरे जवाहरात हों, चाहे पैसे हों, उन सबको चोरी कराने का या उसका फितूर लोगों में पैदा करने का जो असली काम किया वो टिन्नू यादव ने ही किया था। और इसीलिए इसके इतने ज़्यादा जो प्रॉपर्टी हैं वो फैल गई और कुछ ही सालों में ये करोड़पति बनकर बैठ गया। आपको हम एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से इसने अपना साम्राज्य खड़ा किया चोरी के दम पर। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को मैनेज करने वालों में जो सबसे बड़े ओहदेदार थे उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम है। लेकिन एक और नाम जो सबसे अहम है, जिसका दखल राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को इकट्ठा करने, चढ़ाई गई नोटों की गड्डी बनाने और फिर जमा करने में तक बहुत अहम था, वो था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम। राम शंकर यादव, ये उनका घर है, ये अयोध्या के कैंट इलाके का ये हॉस्टल है और ये राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद, ये लिखा भी है, बीएचपी से जुड़े हैं। ये हॉस्टल है पूरा, ये इसमें बच्चे रहते हैं, अयोध्या से आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। करीब 18 से 19 कमरों का ये हॉस्टल है और 25-30 बच्चे रहते होंगे। क्या आप चंपत राय जी के साथ कब से काम कर रहे थे? मैं संगठन में काम करता हूँ। हाँ, 1993 से संगठन में कार्य कर रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो ये हो रहा था कि आप पूरा अंदर मंदिर का ट्रस्ट, जो भी पैसा आता था आप ही की देखरेख में आता था, आप ही के जरिए ही वहां पर दर्शनार्थी भी जाते थे। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ईर्ष्या बस लोग बता रहे हैं ऐसा। और राम जी के दर्शन करने के लिए सारे लोग आते हैं, सबका होता है दर्शन। इस मामले में आपका जैसे नाम आ रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ गई और करोड़पति हो गए, सच्चाई क्या है? ये सब ईर्ष्या बस बता रहे हैं लोग, ईर्ष्या बस बता रहे हैं लोग। संपत्ति हमारी बढ़ गई, उसकी जांच कर लें। ये जो हॉस्टल ये क्या पुश्तैनी है, मतलब पहले से था आपके पास? ये मैं 2008 में इस जमीन को खरीदा। जी, 2008 में जमीन खरीदा, 2015-16 में निर्माण हुआ। अच्छा, फैसला आने के पहले ही हमारा मकान बन गया था। ये जो अब जैसे संतोष दुबे आरोप लगा रहे हैं कि संतोष दुबे को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जी, संतोष दुबे जो आरोप लगा रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और आप मिलकर के ये चोरी किए हैं। अच्छा, ये चोरी हुई है कि नहीं हुई? आप तो जब इतना जुड़े हैं तो। ये सब अनर्गल आलाप रहे हैं लोग, इनको कोई जानकारी नहीं है, जो लोग बता दे रहे हैं उसी में उड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये इसमें चढ़ावा की चोरी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है।
अच्छा चढ़ावा के ठीक। जो वहाँ SBI काउंटिंग करा रही है, कहाँ चढ़ावा की चोरी हो गई? ये और जो बातें पकड़, कैसे फिर आ गई कि अरे 5 लोग पकड़े गए और ये 70-80 लाख तोड़ रुपए मरोड़ मिला? कर, ये देखिए वहां के स्टाफ में जो किया है कमी, उनको देख रहे हैं लोग। और चंपत राय जी पे, अनिल जी पे, गोपाल जी पे जो बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं लोग। कोई चोरी हुई है कि नहीं हुई है? कैसी चोरी? ये जो दान पात्र से जो दान में पैसा आता था, चढ़ावे की चोरी हुई है कि नहीं? ये हमें नहीं पता है, ये हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अच्छा। अपनी बात। और मीडिया के माध्यम से दुनिया भर का पोपोडंडा चल रहा है आपके यहाँ, ये सब अनर्गल चला रहे हैं लोग। कोई तो ये, प्रूफ को सामने ले आवे। अच्छा आप आखिरी बार मंदिर कब गए थे, मंदिर के अंदर? मंदिर तो हम रोज जाते हैं। आज भी गए थे? जी बिल्कुल, अभी जाएंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए कि आपसे अभी SIT ने कोई पूछताछ, आपसे कोई जानकारी ली है? अभी नहीं, है? अभी नहीं ली। SIT बुलाएगी तो जाएंगे ही ना? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से टिन्नू यादव का ये जो हॉस्टल था, वहां पे जो बच्चे अभी रह रहे हैं, ये एयरपोर्ट के ठीक बगल में बना हुआ हॉस्टल है। 70 कमरे हैं और अच्छे खासा बिजनेस चल रहा है। लेकिन आपको मैं आगे की कहानी बताऊं उससे पहले एक छोटी सी आपको एक कहानी बता देता हूं। दरअसल 2 साल पहले रामलला और उनके 3 भाइयों के सोने के जो मुकुट थे वो गायब हो गए थे। अब होता क्या है, दरअसल हर साल सावन के महीने में जो मेला जो लगता है, उसमें भगवान राम और उनके तीनों भाई यानी कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और उनके मुकुट उन पर रखा जाता है। एक परंपरा के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। फिर उन्हें झूले पर विराजमान कर कर उन्हें झुलाया जाता है, क्योंकि देखिए जो भगवान श्री राम है वो भगवान श्री राम लला है, मतलब छोटे हैं, छोटे रूप में वहां पर उनको रखा गया है जहां पर खेलते हैं और उनके जो बाकी भाई भी हैं उन्हें रखकर उनके झूले पर झुलाया जाता है। ऐसे में उन जो भगवान हैं उनका मुकुट बनाया गया था जो स्पेशली कई लोगों ने दिया था। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुकुट की जो कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल कई महीनों तक मुकुट का पता ही नहीं चला, किसी ने चढ़ावा चढ़ाया फिर मुकुट गायब हो गया। अब कई महीने हो गए, मुकुट मिल ही नहीं रहा। सावन की मेले के दौरान जब रामलला की पुजारियों ने बार बार गुस्से में आके कहा कि मुकुट कहीं से भी ढूंढ के लाओ, इस तरीके से पूजा पाठ नहीं हो सकती है, फिर तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। मंदिर के परिसर में ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के अलमारी से मुकुट मिलती है। अब यहां पर मुकुट की कहानी क्या है, दरअसल मुकुट एक गाजियाबाद के एक श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपनी मां के जेवर को बेचकर मुकुट को बनाया था। मुकुट भगवान श्री राम लला उनके भाइयों के लिए तैयार किया गया था, दिया गया था। फिर वो मुकुट चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद अलमारी में मिलता है। कोई भी दान का सामान एक पदाधिकारी जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा है उनके अलमारी में कैसे मिल सकता है, क्या कार्रवाई हुई, कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई है। इस पर जब हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो हमें भी वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। अब दरअसल आपको मैं ये चीजें मैंने आपको बताना इसलिए मुनासिब समझा कि 2 साल पहले जब इस तरीके की वारदात हुई तो क्या प्रोटोकॉल्स या क्या वो तरीका अपनाया गया कि आने वाले वक्त में चोरी ना हो। अब दरअसल धीरे धीरे सुनते जाइएगा हुआ क्या। जो श्रद्धालु होते हैं सोने जेवरात लाखों रुपए ले जाकर वहां पर रख देते हैं। इसके बाद उन जो ट्रस्ट जो होता है उसे जमा करते हैं और भीड़ में जो श्रद्धालु होते हैं वो कितने पैसे डाल रहे हैं, कितने जेवरात डाल रहे हैं, इसकी कोई ठीक तरीके से जांच पड़ताल या काउंटिंग नहीं हो पाती है। अब यहां पर जो ज्यादातर जो राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग आते हैं क्योंकि कैश लेके आते हैं तो सीधे की सीधे तौर पर कैश रख देते हैं। अब कैश में 10 रुपए भी होते हैं, 100 रुपए भी होते हैं, 50 रुपए भी होते हैं। कोई दूर दूर इलाकों से आता है तो नोटों की हालत भी खराब हो जाती है, पतले हो जाते हैं। और जब वो नोटों को ऐसे गिराया जाता है तो सोचिए ये उसी में से चोरी कर कर अपने जेब में उसे रख लेते हैं। सोने की जो जेवरात जो बड़ी मुश्किलों से किसी ने अपनी मां की जेवरात बेचकर, किसी ने बहुत ज्यादा पैसे कमाकर वहां पे दान दिया, उसके पैसों को चुराकर लोग फॉर्च्यूनर खरीद ले रहे हैं। अब यहां पर बात सबसे ज्यादा अहम क्या होती है, दरअसल जब हम इस पे जांच पड़ताल कर रहे थे कि जरा पता लगाया जाए कि ये पैसों की हेरा फेरी किस जगह पे होती है, तो हम सूत्र का तो नाम नहीं बता रहे। दरअसल जो रामलला के दान में चोरी की जो रकम का बंटवारा कहां किया जाता था, निर्मला हॉस्पिटल के पास एक मकान है, बकायदा हॉस्पिटल के पास इन्होंने एक मकान ले रखा था। वहां पर पिछले करीब 3 सालों से रामलला के दान का लेखा प्रभारी हरीश श्रीवास्तव ट्रस्ट के सुरक्षा कर्मी अधिकारियों के रडार पर है।
क्योंकि जो हरीश श्रीवास्तव है ये पैसों का बंटवारा करता था कि किसको कितने पैसे देने। मान लीजिए जो कर्मचारी वहां पे काम करे, जिसको जितना मन बन सकता है सारे पैसे लेके आओ और सारे पैसे को एक साथ इकट्ठा करो, फिर देखेंगे बंटवारा कैसे किया जाए। अब यहां पर चंपत राय का सहयोगी टिन्नू और गोपाल राय के करीबी सोमेश आनंद इतने प्रभावशाली थे, क्योंकि टिन्नू यादव और सोमेश आनंद, क्योंकि जो मान लीजिए ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं, जो सबसे ऊपर बैठे लोग होते हैं, उनके खास लोगों को कोई भी रोकता टोकता नहीं था। और क्योंकि रोकता टोकता नहीं था तो इनको लगा कि हम ही तो महाराज हैं, हम ही तो सब कुछ देखते हैं, और हम ही अगर हेरा फेरी करेंगे, हमें ही किसी और की चेकिंग करना है कि कौन चोरी करता है कौन चोरी नहीं करता। जब राजा ही चोर बन जाए तो अब क्या करेंगे। और यहां पर ये जो दान पेटी में जो चढ़ावा चढ़ रहा था, जिस पर कुंडली मार के बैठे थे कि कोई भी पैसा आएगा हम ही हेरा फेरी करेंगे, कोई हम पर क्या जांच पड़ताल बैठाएगा। और इसी तरीके से जो सोमेश है, जो गोपाल राव का एक तरीके से खासम खास है, ये क्या करता था, ये पैसों को बोरी में भरता था जो नोट होते थे। और सोचिए कितने नोट रखता था वो, कि बोरियों में पैसे ठूस कर भरता और वहां से अयोध्या स्टेशन जाता, ट्रेन बुक करता कर्नाटका के लिए, कर्नाटका ले जाकर अपने घर पर छोड़ता, वहां से फ्लाइट पर आता। जब हमने पता लगाने की कोशिश की कि जो कर्नाटका ही क्यों जाता, तो दरअसल गोपाल राव और जो इनका ये जो रिश्तेदार है या जो करीबी है, एक तरीके से कर्नाटका के ही रहने वाले थे। और जब से गोपाल राव मंदिर निर्माण के एक तरीके से प्रभारी बनाए गए, प्रबंधक मतलब मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रबंधक बनाए गए, तो इनका दखल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो इनके जो करीबी थे, एक तरीके से कर्नाटका आते जाते रहते थे रेगुलर, वहां पर इन्होंने अच्छी अच्छी कोठियां बना ली, घर बना लिया और ये माला माल हो गए। अब यहां पर जो वर्णिता ने आपको कहानी बताई कि सीसीटीवी में कुछ चीजें दिखी थी, तो ये कंप्लेंट पहली दफा नहीं आई थी, कंप्लेंट पहले भी आती थी, लेकिन ये जो कंप्लेंट था ये आगे कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाती थी, क्योंकि मंदिर प्रशासन एक तरीके से कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। तो उसी में से एक कर्मचारी को लगा कि जब मंदिर प्रशासन ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रहा, तो मंदिर की गलियों से निकलकर, अयोध्या की गली से निकलकर इस आवाज को देश के लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये जो आवाज है प्रधानमंत्री की कार्यालय तक भी पहुंचती है, और वहां से एक ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर को विशेष विमान के साथ, प्राइवेट जेट के साथ अयोध्या भेजा जाता है। वो आकर, जो आईपीएस ऑफिसर था, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजता है। यूपी सरकार को लगता है कि अरे केंद्र सरकार से एक अफसर आया है, वो चुपचाप एसआईटी की टीम गठित करते हैं, और ये जो आईजी लेवल के अफसर हैं, ये आकर अब जांच पड़ताल कर रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ चुकी है। क्योंकि ये जो एसआईटी बनाई गई है, यूपी पुलिस पर भी दबाव है कि फटाफट इस केस को सुलझाया जाए, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि कहा जा रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब यहां पर लगभग जो मनीष यादव है, जो टिन्नू यादव का जो भतीजा है, उसके पास से 36 लाख रुपए मिले जब से एसआईटी टीम बनी है। जो यूपी पुलिस एक तरीके से जो एक्शन मोड में है, ये इनसे समझना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारी सैलरी तो इतनी 14,000 15,000 के आसपास थी, तुमने 36 लाख रुपए कैसे बना लिए? ऐसा कौन सा तुम्हारे पास एक सोना आ गया, ऐसे कौन से कैश आ गए कि तुम इतनी जल्दी अमीर बन गए? अब यहां पर जो दैनिक भास्कर है, हमको कि हम बहुत सारी रिपोर्ट खंगाल रहे थे, तो उन्होंने केडी तिवारी है, जो एक तरीके से दान में जो सोने जेवरात जो चढ़ते हैं, उनसे बातचीत किया। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केडी तिवारी का यह कहना है कि देखिए, जो भी दान में चढ़ावा चढ़ता है वो उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं। लेखा जोखा तैयार करने के बाद एक तरीके से उनको पेश कर देते हैं रजिस्टर में कि देखिए इतना सोने जेवरात चढ़े हैं। उसके बाद उस सोने का क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल के लिए यूपी पुलिस की रडार पर केडी तिवारी भी हैं। अब यहां पर एक और नाम याद रखिए, राजेश पाठक। ये एक तरीके से सबसे ज्यादा इन पर शक जताया जा रहा है, क्योंकि जब से राम मंदिर बना है, इनकी जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दरअसल राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं। 14,500 इनकी सैलरी भी है। वो मंदिर परिसर में एक तरीके से कमरे में उनको रखा गया है। फिलहाल की जांच में उनसे कई सारे तरीके से सवाल पूछे गए हैं और उनसे पूछा गया है कि तुम्हारी जीवन शैली में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। 14,500 आप समझ रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती है। इतनी होती है कि आप अपना ठीक से जीवन यापन 2 वक्त का खाना पीना खा पाएं। और उनके जीवन में अगर महंगे महंगे फोन आ जाए, महंगे महंगे आपके पास जेवरात आ जाए, तो सवाल तो उठाना बनता है। अब इसमें जो तीसरा जो नाम आ रहा है, अनुकल्प मिश्रा, इन्होंने जब से मंदिर प्रशासन से जुड़े हैं, गांव में फार्म हाउस ले लिया है। अयोध्या में 65 लाख रुपए का
घर भी खरीद लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं ये लोग जो आमतौर पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस, जो मंदिर, जो राम मंदिर में जो लोग जाकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे। सिर्फ मंदिर से जुड़कर ये लखपति करोड़पति बनते चले जा रहे हैं और इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब जो सबसे अहम हो जाता है, लव कुश एक कार मैकेनिक है, मंदिर में नौकरी के बाद फैजाबाद में इसने घर ले लिया, लेकिन जब अचानक से कुछ सादी वर्दी में और खाकी वर्दी में जब इनके घर पर दबिश दी जाती है गांव वाले में, तो ये पैसों को गाय की गोबर के नोट के नीचे छिपाते हैं, अलमारी में छिपाते हैं। खुद गांव वाले और उनके रिश्तेदार का कहना है कि हाँ पैसे मिले हैं, मंदिर से जुड़ा हुआ शख्स था। और इसके बाद से एक तरीके से मैं आपको एक कहानी बता देता हूं ये लवकुश की। एक बार उसने गांव वालों को शराब पिलाने के लिए ठेके पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। जब खुद की गाड़ी कमाई होती है ना, जब पसीने से कमाई होती है, तो आपको पैसे खर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पूरे गांव को उसने दारू पिलाई है 50,000 रुपए और तुरंत ये लो नोट की गड्डी, पिलाओ मेरे गांव वालों को। लवकुश के पता बच्चू लाल गाजियाबाद के एक तरीके से लोहा मंडी में काम करते हैं। लवकुश के घर भी जब ट्रस्ट वाले पहुंचे तो इसमें से 10 लाख तो फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। अब यहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक जो आईपीएस अफसर हैं उनका नाम हमें पता नहीं लग पाया है, उनकी टीम आई है। एक एसआईटी की जो टीम बनाई गई है, मैं उनके अफसर के नाम भी आपको बता दूं। दरअसल ये जो एसआईटी की जो टीम है इसमें विजय विश्वास पंत हैं जो आईएएस हैं, लखनऊ कमिश्नर हैं, बैच 2004 के हैं। बैच 2008 के आईपीएस आईजी लखनऊ रेंज के हैं किरण शिव कुमार, और एक जो विशेष सचिव हैं वित्त, जो यूपी के ही वित्त देखते हैं, यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के नील रतन कुमार, बैच 1986 के। इन 3 अफसरों पर जिम्मेदारी है कि जो पैसों की जो हेरा फेरी हुई है उसे समझना, उसे डिकोड करना और 15 दिन के अंदर जवाब देना यूपी सरकार को कि इस पूरे स्कैम में कौन कौन हिस्सेदारियों, किस तरीके से चोरी हो रही है। अगर पहले भी अगर ऐसे आरोप लगते आए हैं तो मंदिर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। दरअसल मैं आपको प्रमुख कुछ मंदिरों के बता देता हूं कि उनके पास कितना सोना है। पद्मा स्वामी जो मंदिर है उनके पास 1500 टन सोना है। तिरुपति बालाजी के पास 11.3 टन सोना है। वैष्णो देवी मंदिर 1.2 टन सोना है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल 900 किलो सोना है। काशी विश्वनाथ 940 किलो सोना है। साईं बाबा मंदिर शिरडी 400 किलो सोना है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई 160 किलो सोना है। जगन्नाथ मंदिर पुरी 130 किलो सोना है। सोमनाथ मंदिर 160 किलो सोना है। श्री राम मंदिर अयोध्या जो कि नया नया बना है 50 से 60 किलो सोना इनके पास भी है। अब ये जो आंकड़े हैं ये कुछ पुराने हो सकते हैं, अब तक जो नया मामला उसमें कुछ अपडेट आ गए हों। तो भगवान श्री राम मंदिर के अंदर जिस तरीके से जो पाप किया जा रहा है, धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस तरीके से वर्णित ने आपको होता है कि सीसीटीवी में जब वो शख्स पकड़ा जाता है तो कहता है कि अरे सभी तो करते तो मैं भी कर रहा था। भगवान के कदमों में बैठकर जब आप चोरी करते हैं, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये महापाप है। सोचिए लोग किस कदर कितनी कितनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, धूप पसीने में घंटों प्यासे रहकर भगवान रामलला के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। जब वो अपनी आस्था से, अपने मन से भगवान प्रभु श्री राम के कदमों में जब वो दान देते हैं कि इससे समाज के एक तरीके से उत्थान का काम होगा, वहां पर बैठे लोग एक तरीके से उस पैसों का गबन कर जाते हैं, उससे अपने आप को माला माल करते हैं। जो गरीब जनता है अपनी पाई पाई जोड़ जोड़ कर वो राम मंदिर तक परिसर में पहुंचते हैं, और उसके बाद जब उन तक ये खबर पहुंचेगी कि उनकी गाड़ी कमाई, जिस तरीके से गाजियाबाद के एक शख्स की मां की जेवर बेच के जो मुकुट दिया, वो भी एक तरीके से अगर किसी के अलमारी में मिले, उन्होंने दिया था कि भगवान श्री राम उनके भाइयों के एक तरीके से सर पर इसे सजाया जाएगा, उसे छुपाकर अलमारी में रखा गया था। ऐसे में कौन कौन लोग शामिल हैं इसे उजागर करने की बेहद जरूरत है। और जिन लोगों ने काम भी किया है, छोटी सी छोटी चोरी, अगर 5 रुपए भी चुराए हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर हम देखते हैं कि लोगों के घर पर चल जाता है, यहां पर अगर लोगों के पैसों को चुराकर 1 रुपया ही क्यों ना चुराया हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए रिकॉर्डिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।